नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। भाजपा ने सोमवार को यूपी के लखनऊ से शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को पार्टी से जोड़ना है। वहीं अभियान की टैगलाइन है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। यूपी भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बासित अली ने कहा कि 2014 के बाद भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी समुदायों के लोगों को मिला है। कल्याणकारी योजनाओं से मुस्लिम समुदाय विशेषकर महिलाओं को लाभ मिल रहा है। वो केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा जो ये आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर से मुस्लिम महिलाओं ने जो उनके लिए सरकार ने मोदी जी ने काम किए हैं उसके लिए ये कार्यक्रम शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से आयोजित किया है। बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश से कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें आई हैं और उन्होंने एक विश्वास के साथ मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। और जिस प्रकार से सरकार की गरीब कल्याण की योजना है, कल्याणकारी योजना है और जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम सरकार ने किया है उसका धन्यवाद ज्ञापित करने ये सब इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई हैं। देखिए, अब सेल्फी का के बारे में हम क्या कहेंगे, पहले सेल्फी होगा तभी तो कुछ कहेंगे। देखिए ये किसान भाई, देखिए आज का जो सम्मेलन हुआ है वो बहुत लोगों की नींद उड़ा देगा। पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनें कह रही हैं शुक्रिया मोदी भाईजान। ये हर जगह प्रोग्राम करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे, क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं और मोदी जी पर भरोसा है। सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों को भरोसा है क्योंकि उन्होंने सारी योजना सबके लिए बनाई है। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मुनव्वर राणा प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई गजब की गजल लिखी है जिसने सभी को प्रभावित किया। वो हमने एक बड़े शायर को खोया है का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहां कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में ये नहीं सोचते थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान मायावती ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र करती भी नजर आई। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा पूरे देश में अपने बूते पर अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा कि अपनी पार्टी के जनाधार को बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है। गठबंधन में चुनाव से हमारी पार्टी को अक्सर नुकसान होता है। मायावती ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि लोगों को फ्री राशन का झांसा देकर राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बसपा प्रदेश कार्यालय पर, जहां आज मायावती का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के दौरान मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान किया है कि 2024 चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगे और किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वही बातों बातों में अखिलेश यादव को उन्होंने गिरगिट का रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरीके से रंग बदलते हैं और वहीं कांग्रेस जिस तरीके से मायावती को अपने गठबंधन में लेने के लिए हाथ जोड़ने के तो मजबूर है कि मायावती गठबंधन में आए। लेकिन मायावती ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हम अपने कार्यकर्ता और नेताओं के बल पर अकेले 2024 चुनाव लोकसभा लड़ेंगे। उनसे जब सवाल किया गया कि आप कहाँ से लड़ेंगी, कहीं मायावती ने कहा कि अभी इसका कोई फैसला नहीं लिया गया, जहां से भी लड़ा जाएगा लोगों को जानकारी हो जाएगी। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ।
भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में दीवार लेखन का अभियान शुरू किया है। ये अभियान आज यानी 15 जनवरी को शुरू हुआ है। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 12 बजे दिल्ली से इसका शुभारंभ किया। वहीं लखनऊ में इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी जीत का ऐलान भी कर दिया। प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए जहां राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने दीवार लेखन की शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने इसकी शुरुआत की है। मुझे भी आज इस बूथ में आकर के दीवार लेखन करने का अपने प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में हमारे मंडल के अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और कमेटी के पदाधिकारी उनके साथ में यहाँ दीवार लेखन करने का सौभाग्य मिला है। खबर बलिया से है, जहां बीजेपी के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अखिलेश यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दरगाहों में चादर चढ़ाएंगे, लेकिन 1 रुपए का बताशा लेकर अखिलेश यादव और उनके बाप कभी अयोध्या नहीं गए, उन्हें भगवान कभी नहीं बुलाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री का ये पलटवार अखिलेश यादव के उस बयान के बाद आया है जिसमें अखिलेश ने कहा था कि जब भगवान उन्हें बुलाएंगे तब कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि मुझे जब राम बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। अभी नहीं बुलाएंगे। राम भक्त के हत्यारे को राम क्यों बुलाएंगे? 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, क्यों नहीं एक बार झांकने के लिए गए? अजमेर शरीफ चले जाएंगे, चरारे शरीफ जाएंगे, हजरत बल जाएंगे, देवा शरीफ जाएंगे, चादर भेजेंगे, चादर चढ़ाएंगे। 1.25 रुपये का बतासा कभी अयोध्या चढ़ाने के लिए अखिलेश यादव उनके बाप भी नहीं गए। ये इस प्रकार की बातें हैं जो हिंदू समाज देख रहा है, जागृत हो गया है। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरीके से राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू सनातन संस्कृति विरोधी लोग हैं। इस प्रकार के लोगों को राम बुलाएंगे ही क्यों? कभी नहीं बुलाएंगे। लखनऊ में सपा सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन पर महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय में एक दूसरे को केक खिलाया और मिठाई भी बांटी। साथ ही डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई दी। फिरोजाबाद में जसराना ब्लॉक एका के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बंद होने पर तीमारदार काफी ज्यादा परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की तैनाती होने के बावजूद डॉक्टर कभी नहीं आते। वहीं सीएचसी एका प्रभारी सत्येंद्र चौधरी ने कहा कि जिस डॉक्टर की तैनाती है उनसे बात करके जल्द ही इस मामले की जानकारी ली जाएगी। अलीगढ़ से खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली एक युवती ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। युवती का आरोप है कि 7 साल पहले उसकी मुलाकात अजीम नाम के सिपाही से अलीगढ़ में हुई। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा और सिपाही ने युवती से अलग अलग जगह उसे ले जाकर शारीरिक संबंध भी बनाए, जिसके बाद युवती ने शादी की जिद की तो सिपाही ने युवती से निकाह भी किया, लेकिन 8 दिनों बाद ही वो उसे छोड़कर अपने गांव मुजफ्फरनगर में चला गया और दूसरी शादी रचा डाली। वहीं पीड़िता का कहना है कि जब इस बात को जानकर वो सिपाही से बात करने पहुंची और मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो आरोपी ने उससे इस बाबत कोई बात नहीं की। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने इस मामले के लिए एसएसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण कार्यालय से उसे न्याय का आश्वासन भी मिला है। मैंने अभी अपनी बेटी की शादी करी थी एक पुलिस वाले से, और वो मेरी बेटी को ले गया, झांसा दे रहा 7 साल से उसको। फिर उससे शादी कर ली। शादी के बाद वो चला गया था, फिर उनने दूसरी शादी कर ली। शादी हुई थी आपकी? मेरी बेटी की शादी हुई है 26 दिसंबर और उसने करी है 4 तारीख में। कौन सी शादी? 4 तारीख जी। तो कहाँ पर है पुलिस वालों सिपाही जो? वो हरदोगंज थाने में। हरदोगंज थाने में जी। तो आप कहाँ पर है? कैसे क्या चाहती हैं आप? मैं पे एसएसपी ऑफिस आई थी। मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बेटी के लिए। नहीं रखना, 3 तलाक दे के अपने घर चले गए, दूसरी बीवी के साथ रह रहा है। और मैं एसएसपी ऑफिस आई हूँ अपनी मदद कर के मेरी मदद करी जाए, मुझे इंसाफ मिले। उसके संपर्क में आप कब आई थी और कैसे आपके ताल्लुकात बढ़े? मेरी फेसबुक से ही ताल्लुकात हुए थे उससे, और जब वो इखलास चौकी पर था। फिर क्या शादी की? शादी मेरी अभी हुई है दिसंबर में, 26 दिसंबर में। 7 साल से बस रह रहा था, संबंध थे। शादी की आपने? कोर्ट मैरिज किया? नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं, निकाह हुआ था मेरा। निकाह हुआ? जी जी।
कहाँ हुआ था? निकाह मेरे घर पर ही से हुआ था, फैमिली के बीच में। फैमिली के बीच में? जी जी। उसके परिवार वाले मौजूद थे? नहीं, उसके परिवार नहीं, उसके भाई जाबिद थे वीडियो कॉल पर। अच्छा। हाँ, जाबिद भाई से बात हुई थी, उसका बड़ा भाई है, उसने ही। और वो अब धमकी दे रहा है, नहीं अपना फैसला वापस ले, कुछ कार्रवाई करी तो मार दूंगा जान से, और पुलिस की ज़्यादा ही वो दे रहा है मुझे। तुम्हें कैसे पता चला उसकी दूसरी शादी हो गई? मैंने इंस्टा पर वीडियो वो लगाए थे, फोटो अपनी शादी के, तो तब मेरे ऑफिस का ही एक एंकर है, तब उसने बताया इसकी शादी तो कल हुई है, तो मुझे पता चला, तो मैं वलीमे वाले दिन उसके घर गई। घर जाने के बाद मुझे उनके घर वालों ने खींच लिया और 3 दिन मुझे एक ही कमरे में रखा, ना खाने को दिया ना पीने को। जी जी। और फिर उसके बाद उसकी माँ आई थी, मेरे कहने पैर पकड़े, कह रहे हमारी इज्जत रख ले बेटा। फिर मुझे रात के 1:30 बजे निकाला, तब मुझे यहाँ लेके आए। रामनगरी अयोध्या के साथ ही पूरे देश में इन दिनों उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। सैकड़ों साल के बाद अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त निकाला गया है। इस दिन अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही देश भर के सैकड़ों लोग शामिल होंगे। इसी दौरान सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत जूना अखाड़ा के महंत ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे से लेकर जूना अखाड़े तक सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया। नमस्कार, प्राइम टीवी में फिर से पहुंचा रामनगरी अयोध्या में। जूना अखाड़ा के महाराज जी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। 22 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम होने वाला, प्राण प्रतिष्ठा का प्रभु श्री राम जी अपने मंदिर में विराजमान होने वाले, उसको लेकर के अयोध्या की सड़क को पूरा साफ किया जा रहा है महाराज जी के द्वारा। महाराज जी से बात करें, कैसा लग रहा है महाराज जी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी अपने मंदिर में विराजमान होने वाले? 500 सालों का इतिहास जो है वो अब नजर आ रहा है कि प्रभु श्री राम जी अपने मंदिर में विराजमान। क्या कहना चाहिए? ऐसा मेन क्या हमारा उद्देश्य है कि प्राचीन परंपरा हमें पैदा होने के साथ बताया गया कि जाके घर से निकल के गुरुकुल हुआ, विद्यालय गुरुकुल हुआ, मंदिरों हुआ, वहाँ साफ सफाई करो। और साफ सफाई का, स्वच्छता का जो है हमारे माता पिता का, हमारे संस्कृति का प्रचार प्रसार है। इस तरीके से हमारा जो है लक्ष्य था प्राचीन परंपराओं का निर्वाह करना, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है बाल काल से ही कि मतलब चाहे घर में रहे तो उन्होंने कहा कमरे की साफ सफाई करो। और उसके बाद मंदिरों में गए तो मंदिरों में जाने के बाद हमें यह था कि अपने मंदिर कैसे स्वच्छ रखें। तो साधु महात्मा का पहला मूल अधिकार है कि अपने भगवान को संवारना, सुंदर करना। मंदिर का प्रतिशत बढ़ गया है, जो अयोध्यामयी, पूरा अवधमयी और उत्तर प्रदेशमयी, सारा भारतमयी, सारा विश्वमयी जो है, मंदिर का प्रतिशत बढ़ जाने के कारण सबको ही भाग लेना पड़ेगा, बिना जनभागी का, बिना लोगों के सहयोग से। ये मेरा कहना, जो आने वाले लोग हैं, ऐसा कि पहली बात यह है कि मैंने आपसे बताया सब राममयी है, सब राममयी थे, राममयी है। ये डिब्बा वाला कहाँ गया? डिब्बे वाला ये उठाओ, डिब्बे में उठाओ बेटा, ये उठाओ कचरा, ये डिब्बा उठाओ, डिब्बे में उठाओ बेटा, डिब्बे में उठाओ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार महाराज जी के द्वारा एक एक चप्पे चप्पे को साफ किया जा रहा है। प्रभु श्री राम जी के 22 जनवरी के आगमन को लेकर के 22 जनवरी के आगमन को लेकर के पूरी अयोध्या को स्वच्छ किया जा रहा है। इस तरीके से कहने का अर्थ है, चाहे कोई किसी नाम से जाने जाते हो, किसी रूप से जाने जाते हो, पर ये समझिए कि बचपन से जितने भी लोग हैं, चाहे नेताजी थे, वो भी क्या बोला गया, राम राम सत्य है। नहीं, अरे जिंदा छोड़ो, मरने के बाद कान में बोला जाता है जय श्री राम। इतने सब राममयी है, राम है और रहेंगे। जो आप जिस तरीके से अयोध्या के धर्म गुरुओं की अगर हम बात करें तो कर गुजरने की आशा जो है इनके में जागृत है। प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल है। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, प्राइम टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम हैं आस्था की नगरी, धर्म की नगरी अयोध्या में। अयोध्या में हम जूना अखाड़े के महाराज जी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं, जो क्या नाम है, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के स्वागत के लिए आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रभु श्री राम जी के स्वागत के लिए आए हुए हैं आप लोग? पूरे जूना अखाड़े से, भारत के विभिन्न जगहों से यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं और ये लोग खुशी का माहौल और खुशी के साथ यहाँ सब लोग इस दिवस को मनाने के लिए प्रश्नचित से आए हुए हैं। मैं तो हिमालय से आया हुआ हूँ, बद्रिका आश्रम से, केदारनाथ से, ओम पर्वत से। बाकी हमारे सारे साधु संत विभिन्न जगहों से जूना अखाड़े से यहाँ पहुंचे हुए।
यह तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया, ये तो अकथनीय है, अतुलनीय है, प्रशंसनीय है और सराहनीय है। इसमें तो अच्छा लग रहा है, बुरा लगने का कोई मतलब ही नहीं है। व्यक्ति अलग अलग विचारों के हैं, जिनको लगता है कि यहाँ नहीं जाना है तो मत आए, वो अपने अपने विचार है। तो 60 करोड़ की जनसंख्या है और किस किस को आप मनाएंगे? जो प्रभु भक्त, जो राम का भक्त है वो निश्चित आएगा। उनको हम ये कहें कि अधिक से अधिक लोग आए और अपने अपने घरों में अपना दीप प्रज्वलित करें। 5000 वर्षों का यह समय समाप्त हो रहा है, अब त्रेता युग पुनः आ रहा है। हाँ, मेरा नाम गीता तिमल सिन्हा है। मैं नेपाल से आई हूँ। अभी मैं अमेरिका में थी, तो ये सफाई का काम अभी आपका चैनल तो विश्व में चल रहा है ना, अब मेरा भी मौका आ गया है, यहाँ भी सफाई के अभियान में मैं शामिल हो रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो भारतवासी को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी का ये आ रहे हैं ना, राम जी आ रहे हैं ना भारत में, भारत और नेपाल। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल क्या नाम है, हिंदू देश है। जी। अभी एक ऐसा देश है, वहाँ पे अभी कुछ ऐसी चीजें सुनने को आई थी, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहती है? सनातनियों के लिए क्या कहना चाहती है? हाँ, वो बहुत जरूरी है। विश्व में एक ही राष्ट्र था, नेपाल हिंदू राष्ट्र था। हमारी संस्कृति थी, हमारी कल्चर थी, विश्व के लोग आते थे वही देखने के लिए। अभी नेपाल में बहुत डिस्टर्ब हो रही है, उसी में धर्म की वजह से कुछ कुछ लोग घुसे हुए हैं। जैसा कि अयोध्या के अगर हम जन की बात करें, साधु संतों की बात करें, आज जूना अखाड़े के लोग यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई के लेकर के क्या नाम है, प्रभु श्री राम जी के आगमन पे ये धर्म नगरी अयोध्या में लोग 22 जनवरी को लेके उत्साहित हैं। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। मैनपुरी में बेवर क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर में साईं बाबा जन कल्याण सेवा समिति रतनपुर में संस्था के कार्यकर्ता आचार्य राम प्रकाश और अमरजीत सिंह ने वर्तमान समय में पड़ रही भीषण सर्दी को देखते हुए विद्यालय में मकर संक्रांति के शुभ मौके पर 50 लोगों को कंबल, 50 महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे, साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी किया। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर और श्रीमती लीलावती की 26वीं पुण्यतिथि पर साईं बाबा जन कल्याण समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से तमाम महिलाएं उपस्थित यहाँ हुई, जिसमें 50 महिलाओं को, असहाय महिलाओं को कंबल दिए गए, वितरण किए गए और 50 सैनिटरी महिलाओं को वितरण की गई। मेरठ के भावनपुर थाना इलाके के स्याल गांव में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। इस मारपीट के दौरान पत्थरबाजी को भी अंजाम दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस घटना में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए। वहीं मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज किया और जाँच पड़ताल में जुट गई है। थाना भावनपुर के हसनपुर चौकी क्षेत्र के जय भीम नगर में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली थी। इसमें बताया गया कि पत्नी कल उसके अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, जहां पहले स्नान पर्व पर संक्रांति पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा और देर रात से ही श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए तट पर पहुंचने लगे। बताया जा रहा है कि मेला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए इस बार स्नान के लिए 8 घाट बनाए हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की टीमों की तैनाती भी की गई है। जी, मकर संक्रांति का आज स्नान प्रातःकाल से प्रारंभ हो गया है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। सारी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन किया गया है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से हम लोग नज़र रख रहे हैं। जल में सुरक्षा के व्यापक उपाय किए गए हैं। सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल, रिवर लाइंस का व्यवस्थापन किया गया है। नावों के आने का जाने का मार्ग रिवर लाइन के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जिससे कि आपस में कोई बोट कोलाइड ना करें। साथ ही साथ ATS के कमांडोज, STF की टीम्स, RF की टीम, इंटेलिजेंस यूनिट्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, ये सारे लगातार सक्रिय हैं। माउंटेड पुलिस, महिला पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में लगाई गई है। सुबह से आप देख रहे हैं, एक मोटे अनुमान के तौर पे 3 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। और ये
पहला स्नान है। आज मकर संक्रांति का दिन है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। हिंदू धर्म में आज से सभी कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, तो सनातन धर्म का ये पहला पर्व है। जालौन में कुठौंद थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी को गोली मार दी, जहां घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि महिला की हालत नाजुक होने के चलते डॉक्टर्स ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस के साथ जालौन सीओ राम सिंह मौके पर पहुंचे और आरोपी श्यामवीर तोमर को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सूचना मिली पुलिस स्टेशन में कि श्यामवीर तोमर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो घायल को लेकर इनको सीएचसी पहुंचाया गया है और पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। घटना की जो भी पड़ताल है हम लोग कर रहे हैं। संभवतः जो अभी तक छानबीन में पता चला है वो घरेलू पारिवारिक विवाद था। इसके कारण जो है रात में लड़ाई हुई थी और सवेरे जो है पति द्वारा ये घटना कारित की गई है। जो भी आगे की जानकारी होगी वो हम आपसे साझा करेंगे और विधिक कार्रवाई इसमें जो भी है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजी घटना सामने आई है कानपुर के रेल बाजार इलाके से, जहां साइकिल से जा रहे एक नाबालिग को सांड ने उठाकर पटक दिया, जिससे नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सांड के इस हमले में एक बुजुर्ग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। तो कैसे हादसा कैसे हुआ? हादसा क्या हुआ, उसने सांड ने जैसे पकड़ा उसे उसने सिंग से टांग लिया। वो पहने था कपड़े, उसके बाद में आ ही नहीं पाया। क्या उसी समय उसकी मौत हो गई? हाँ, उसी समय। किसकी लापरवाही से ये आज सांड ने इनको किसको मानते हैं इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है। क्यों आखिरकार गवर्नमेंट क्यों है? क्यों गवर्नमेंट अगर ये न छोड़े तो कहाँ से हो जाएंगे? क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम इतना तो हो कि घर पे अपना काम चले। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि आवारा जानवरों पर पूरी तरीके से प्रदेश में नकेल कस चुका है, मगर यहाँ कानपुर में सैकड़ों की तादाद में घूम रहे हैं और आज एक व्यक्ति की मौत। तो घूम रहे हैं यहाँ भैया, 10-20 नहीं हजारों घूम रहे हैं हर गली में। आवारा जानवरों पर नकेल कसने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरीके से नकेल कसने की बात कही जा रही थी, उसके कहीं न कहीं जो दावे थे वह पूरी तरीके से फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं कानपुर के बर्रा क्षेत्र में, जहां पर कल रात में एक लड़के की आवारा सांड ने जो है बेरहमी से सींग मार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। हम दिखाना चाहेंगे, हम इस समय उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं और कल जो लड़का है वो साइकिल लेकर दूध लेने के लिए निकला था, लेकिन जब वह घर वापस लौट रहा था उसी दौरान आवारा जो सांड है क्षेत्र में, उसने जो है उसको लड़के को बेरहमी से टक्कर मार दी। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि यहाँ इस क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में लगातार जो है आवारा जो जानवर हैं उनका लगातार जो है कहर दिखाई दे रहा है। नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम द्वारा लगातार लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि नगर निगम कहीं ना कहीं जिस तरीके से दावे करता है कि जो है आवारा जानवरों को जो है शहर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि लगातार जो नगर निगम के दावे हो, जो चाहे वो सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है वह पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र वर्मा, प्राइम टीवी से कानपुर के लिए। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।